हेलो स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग 6 सेमेस्टर्स के सारे पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे कंटेंट भी देखेंगे और ईच एंड एवरी चैप्टर्स भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 4 मेन पेपर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई फाइलिंग, FR, FSA and FM. FR, FSA is financial reporting and financial statement analysis. FM is your financial management, and there are another subject is college project. Each and every subject consists of 100 marks. यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई फाइलिंग इज ऑफ योर 100 मार्क्स। यहाँ पे क्या क्या रहेगा? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन योर कॉलेजेस, आपके अपने कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं और इसी के साथ वाइवा भी होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी कॉलेज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स दिया जाता है और साथ ही साथ आपको उसी टॉपिक के अंदर जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें आपको वाइवा भी लिया जाता है। तो इसमें भी टोटल है 100 मार्क्स और इसमें भी टोटल है 100 मार्क्स। अब हम लोग 4 मेन सब्जेक्ट्स पे आते हैं, दैट इज योर FR, FSA एंड FM। FR, FSA और FM में देखो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ 80 मार्क्स जो हम लोग अब तक दे के आ चुके हैं। कॉलेजेस में आपका सीट पड़ता है, वहाँ पे जाके हम लोग 80 मार्क्स के पेपर देते हैं, दैट इज ये दोनों पेपर है। और इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स। FR, FSA और FM में बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आता है। तो कुछ सारे टॉपिक्स में जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ सिलेक्टिव ऑप्शनल्स भी होते हैं और कुछ सारे प्रैक्टिकल भी होते हैं। वो जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। सो दीज आर द मेन थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट योर 6 सेमेस्टर्स। सो ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं FR, FSA जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है। FR, FSA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स एंड टोटल इज 80 मार्क्स। यहाँ पे देखिए आपके 5 चैप्टर्स क्या हैं। देखिए बहुत सारे बुक्स में भी आपको मिल सकता है या फिर कोई भी कंटेंट में आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, बट मेनली कंटेंट यही होगा। आपका चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है और प्रैक्टिकल थ्योरी इन दोनों सब्जेक्ट्स में, FM बोलो FR, FSA बोलो, दोनों में प्रैक्टिकल और थ्योरी है इंक्लूडेड। ठीक है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के ऑप्शंस हैं और कुछ चैप्टर्स के कंपल्सरी थ्योरी है। यहाँ पे आप कंटेंट देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दैट इज FSA कंसिस्ट ऑफ 10 marks. Number 2 is accounting standard, 10 plus 5 is total 15 marks. Holding company 15 marks. Fund flow statement और cash flow statement ये अलग अलग chapters में भी हो सकता है, but topic यही है, that is 15 plus 5 is 20 marks and accounting ratio for FSA. FSA means financial statement analysis, that is 15 plus 5 is 20 marks. तो total आपका content यही है। अब इसके अंदर भी एक एक चैप्टर के अंदर भी अगर आपको कंटेंट और देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF दिया गया है उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे यही टॉपिक के अंदर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे और उसको हम लोग रेगुलर क्लासेस में धीरे धीरे कवर करेंगे। सो दिस इज द योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FR, FSA। तो जैसे कि अभी हम लोग टैली के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई फाइलिंग। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक विल कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स टोटल। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है आप देखिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग 40 मार्क्स, डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम 15 मार्क्स, ई फाइलिंग एंड टैक्स रिटर्न है 25 मार्क्स। यहाँ पे हम लोग ITR फाइल करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सेस देखते हैं और यहाँ पे हम लोग टैली देखते हैं। तो ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में और कंटेंट के बारे में सब कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल जब हम लोग टैली की क्लासेस करेंगे। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे FM। तो ये आपका नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स है, 80 मार्क्स। यहाँ पे भी वापस मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लिवरेज है, ये अलग अलग करके भी कंटेंट हो सकता है अगर आप कोई भी और बुक प्रेफर करते हो, बट ये जो टॉपिक्स है ये सेम रहेंगे। तो टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ 10 marks. Source of finance and cost of capital consist of 10 marks. Working capital management consist of 20 marks. Capital structure and leverage consist of 10 marks. Dividend policy 10 marks and capital budgeting consist of 20 marks. So this is the main
टॉपिक्स ऑफ एफएम, और इसी में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स में आपका थ्योरी ऑप्शनल है, कुछ कुछ में कंपलसरी है। वो जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे उसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, और इन सारे चैप्टर्स के अंदर क्या क्या और कंटेंट है ये भी आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो जानने के लिए। सो दिस इज ऑल ऑफ योर 4 chapters, I mean 4 subjects, that is your project, your computer and FM and FRFSA. If you have any question regarding of any of the subjects, you can leave comment or you can contact our number or you can WhatsApp. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं FSA से। तो FSA आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू FSA। FSA का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? देखो, कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसका थोड़ा सा इंट्रो लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं जानोगे, अगर आप चैप्टर को डिटेल में नहीं जानोगे, तो आप क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि FSA होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। फाइनेंस मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मॉनेटरी टर्म्स। स्टेटमेंट मतलब जो भी आप मॉनेटरी टर्म्स में कमा रहे हो, आप इन्वेस्ट करो, एनीथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी, दैट इज योर स्टेटमेंट। अब उसको जब हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब क्या होता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्या कमाए हो, आप इस साल क्या कमाए हो, कितना एक्सपेंस किया हो, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी, एवरीथिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि स्टेटमेंट को एनालाइज करना मतलब क्या होता है। अगर हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके दूसरे कोई से वर्ड्स हो सकते हैं, एनालाइज, प्रेडिक्ट, इन्वेस्टिगेट, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप जो स्टेटमेंट देख रहे हो उसमें चेंजेस क्या क्या है। जब आप उस चीज़ को देख पाओगे तो वो जो तरीके से आप देख रहे हो उसको हम एनालाइजेशन बोलते हैं, दैट इज एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीन्स फाइनेंशियल का जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करने को हम लोग FSA बोल रहे हैं। अब FSA में देखो, ये 2 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको हम लोग 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, दैट इज इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस, अब सिर्फ और सिर्फ मनी को देखना कि आज ये डे टू डे हो सकता है, वीकली हो सकता है। अब आप स्टेटमेंट नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे हो। अब जब आप पूरा ऑल टुगेदर स्टेटमेंट देखते हो तब वो हो जाता है FSA, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं बहुत ही छोटे ब्रीफ में आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हम लोग चाहते तो प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मुद्दा ये है कि जब भी आप पढ़ो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, पहले आपको उसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, इट्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर, कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, क्या सीखने वाले हो और क्यों पढ़ रहे हो, ये जानना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम लोग करते हैं उसमें से हम लोग को क्या क्या पता चलता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम लोग सम्स करेंगे, तो सम्स किसका करेंगे? फर्म का करेंगे, कंपनीज का करेंगे। तो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिखता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। हम लोग क्या समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग उससे वीकनेस को पता कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस को पता कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसका? फर्म का कर सकते हैं। अब इन 5 चीज़ों, बहुत ही ब्रीफली अगर आप देखो, इन 5 चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो क्यों देखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं तो हम लोग को ये 5 चीज़ें दिखती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को दिखती है, बट इन ब्रीफ हम लोग को ये मेन चीज़ें दिखती है। तो हम लोग को ये क्यों देखने की ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू टेक लॉजिकल डिसीजंस ऑफ द फर्म। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखना नहीं आता है, आपको अगर रीज़न नहीं पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आप लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाओगे।
और लॉजिकल डिसीजंस हमें प्रेफर करता है, हमें मदद करता है कि हम कंपनी के रिगार्डिंग डिसाइड करें कि क्या हमें कंपनी स्विच करना चाहिए, क्या हमें कंपनी के काम स्विच करना चाहिए, क्या हमें एम्प्लॉय स्विच करना चाहिए, या फिर हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए. एवरीथिंग वी कैन डिसाइड फ्रॉम द लॉजिकल डिसीजंस. अब वो लॉजिकल डिसीजन इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स जो कि हम लोग समझ सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये FSA वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ FSA एक्चुअली में होता क्या है. So now we are going to see the techniques, the 5 main techniques of financial statement analysis. See the 5 techniques here: horizontal analysis, vertical analysis, trend analysis, ratio analysis and cost volume profit analysis. So एक एक करके बहुत ही ब्रीफ में मैंने लिखा है और बाकी डिटेल में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ब्रीफ में थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए यहाँ पे आप डेफिनेशंस देख सकते हो. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या बताता है? This is one of the technique of financial statement analysis. It compares horizontal historical data and make easier to compare growth rate amongst competitors. Those who have the competitors of financial statement analysis of any of the firm, they can give दिस एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको देता है कंपैरिजन बिटवीन, ईजियर कंपेयर करने के लिए जो भी ग्रोथ रेट है कंपनीज का. जैसे मान लीजिए किसी और कंपनी का आप ग्रोथ रेट देख रहे हो, आप खुद का कंपनी का ग्रोथ रेट देख रहे हो, तब ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने में. देखिए, ग्रोथ रेट अमंग कॉम्पिटिटर्स, सो इट इज द ईजियर टू कंपेयर. So this is one of the technique to compare financial statement among your competitors. Next is vertical analysis. Vertical analysis से हम लोग क्या देखते हैं? ये एक proportional analysis है. Proportional analysis of financial statement. अब ये proportional analysis में क्या हम लोग को मिलता है? It is a better understanding of overall performance of revenue and expenses. अब उस कंपनी में, आपके कंपनी में कैसा रेवेन्यू अर्न हो रहा है, कैसा एक्सपेंस हो रहा है, दूसरे कंपनीज में अगर आप करना चाहते हो, कोई भी फर्म में आप करना चाहते हो, तो ये जो वर्टिकल एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में कितना चेंज हो रहा है. दिस इज सेकेंड टेक्निक ऑफ FSA. So the third point is trend analysis. Trend analysis के definitions देखो. It gives long-term analysis, better prediction, and it helps to find out results in profit for an investors. यहाँ पे long-term analysis मतलब क्या समझते हैं? देखो, trend analysis से हम लोग long term के बारे में देखते हैं. Long term क्या है? जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे going concern concept. तो going concern concept हम लोग को क्या सिखाता है कि कोई भी अगर फर्म हम लोग बना रहे हैं, जैसे कंपनी अगर हम लोग चला रहे हैं, तो वो चलते रहना चाहिए. अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस बेसिस पे हम लोग को प्रॉफिट और लॉस को कंटिन्यूएशन रखना है ताकि वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या मेथड उसको हम लोग फॉलो अप कर पाए. तो यहाँ पे ये होता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस. शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभार क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस के कारण लॉन्ग टर्म कंपनी रन नहीं कर पाता है. तो इट गिव्स अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस, बेटर प्रेडिक्शन. बेटर प्रेडिक्शन कब काम आता है? द वर्ड प्रेडिक्शन इज अ फ्यूचर टेंस एंड इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द रिजल्ट इन प्रॉफिट फॉर एन इन्वेस्टर. जब इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे ये ट्रेंड एनालिसिस काम आता है. तभी उसको समझ में आता है कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा. तो इन्वेस्ट करेगा तो कैसा प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने टाइम में प्रॉफिट होगा. तो दिस ऑल रिजल्ट्स आर फाइंड आउट बाय द टर्म trend analysis. The fourth technique of FSA is ratio analysis. Ratio analysis, it is an overview of company's financial health. कंपनी किस तरह से काम करता है, कितना वो अचीव कर रहा है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है, क्या लाइबिलिटी है, कितना असेट है, ये सब कुछ हम लोग के फाइनेंशियल हेल्थ को जताता है. This ratio comparison help for setting company's target. कंपनी का एक हमेशा ही, कोई भी कंपनी अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका एक अपना टारगेट होता है, अपना एक गोल होता है. उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग फिनेंशियल टर्म्स को देखें, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तब हम लोग इस रेशियो का मदद लेते हैं. दैट इज़ द फोर्थ टेक्निक ऑफ FSA. एंड द लास्ट टेक्निक, दैट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? टू एग्जामिन द कॉस्ट. सिंपल सा बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट वॉल्यूम इज एग्जामिनिंग द
कॉस्ट। तो कॉस्ट दो तरह के होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इससे भी डिटेल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे। सो इट इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट कॉस्ट। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को एग्जामिन करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, टू हेल्प बिजनेस लीडर्स बेटर प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रॉफिट, ताकि जो भी ये जो प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं उन लोग को ये पता चल सके कि उन लोग का प्लान किस तरह से काम कर रहा है, कितना बेटर तरीके से काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट किस हद तक हो रहा है। सो दीज आर द 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन ऑन एफएसए। तो जैसे कि हम लोग ने पहले देख लिया कि एफएसए होता क्या है, एफएसए हम लोग क्यों करते हैं, एफएसए क्या क्या दिखाता है। लेकिन सबसे पहला बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एफएसए दिखाता तो है लेकिन इसे देखना कौन चाहता है। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों ज़रूरत है, फॉर टेकिंग डिसीजंस, जो हम लोग ने पहले देखा था। लेकिन किन किन लोगों को ज़रूरत है ये भी जानना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट दे कैन फाइंड आउट हाउ द कंपनी इज वर्किंग एंड व्हाट अमाउंट और व्हेन वी शुड इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स को भी ज़रूरत होती है कि क्रेडिटर्स भी ये देख के, तभी तो वो उस कंपनी की क्रेडिटर बन रहे हैं, उनको भी ये देख के इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैनेजमेंट को भी ये देखना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या शो करता है। शेयर होल्डर्स, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा तो आप अगर किसी भी कंपनी में शेयर होल्ड करना चाहते हो, अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इक्विटी खरीदना चाहते हो, तो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो, आप शेयर होल्डर बनना चाह रहे हो, तो आप कैसे बनोगे? पहले आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, उसके बैलेंस शीट्स देखोगे, उसकी कंपनी के पोजीशंस देखोगे। तो इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जैसे एक एग्जाम्पल में आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, टैक्स बॉडीज़ को ले सकते हो। टैक्स भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब यहाँ पे देखिए एफएसए इंक्लूड्स 5 स्टेटमेंट। अब क्या क्या, पहले तो हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या दिखाता है, उसके बाद हम लोग क्यों देखते हैं और कौन कौन देखता है, लेकिन देखता क्या है वो है दीज 5 स्टेटमेंट्स। BSS बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, PL आप सभी को पता होगा, एंड नोट्स टू अकाउंट्स। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे कि 2 अप्रोचेस के बारे में। सो देयर आर 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोचेस क्या है? फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? जब हम लोग पहले से वो मेथड को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ओल्ड मेथड, दैट इज ट्रेडिशन, इन ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं और भी बहुत कुछ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म बातें होती है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को रन करना होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो भी एफएसए में फॉलो करता है उसमें क्या क्या होता है, देखो, ओनली इन्फो पब्लिश्ड ऑन एफएसए। तो हम लोग एफएसए में, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, ट्रेडिशनल अप्रोच जब फॉलो करते हैं तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से। तो हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से कलेक्ट करते हैं तो बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे छूट जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रन नहीं कर पाता है। और इन्हीं सब कमी की वजह से हम लोग आजकल ज़्यादातर कंपनियां क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस को फॉलो करता है। मॉडर्न अप्रोच में फॉलो करने से क्या होता है, ओनली इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन एफएसए। इंफॉर्मेशन तो पब्लिश होता ही है, जैसे कि यहाँ पे इन्फो तो पब्लिक होगा ही, प्लस ऑल्सो कंसिडर करेंगे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को भी।
और यहाँ पे देखो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो हम लोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम लोग कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी पब्लिश करते हैं मॉडर्न अप्रोच में। और यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू था, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ हम लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं, ताकि टू अप्रोचेज में जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें तब हम लोग ऑल थिंग को कवर कर सके एंड पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गेट रेडी कर सके। तो जैसा कि हम लोग ने टू अप्रोचेस पढ़ लिया, और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग कितने तरह के स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है जो कि रेशियो है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इन सब के बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेलिंग डिस्कस करेंगे हमारे रेगुलर क्लासेस में। तो यहाँ अभी तक जहाँ तक मैंने आपको बताया, ये सारे हैं हमारे ब्रीफ डिस्कशंस अबाउट द चैप्टर, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द इंट्रोडक्शन, जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझोगे तो ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इसको बनाने के बाद क्या निकलेगा और वो हमारे किस काम आएगा और किन किन को काम आएगा, ये क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में रह जाता है। सो देयर आर दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देखिए हम लोग आज सीखेंगे कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक है ओल्ड फॉर्मेट और एक है न्यू फॉर्मेट। ओल्ड फॉर्मेट जैसे कि हम लोग पहले भी टू अप्रोचेस पढ़े, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, इसी तरह हम लोग ओल्ड और न्यू फॉर्मेट देखेंगे। तो पहले हम लोग ओल्ड फॉर्मेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग करेंगे ओल्ड फॉर्मेट। ओल्ड फॉर्मेट का ये सपोज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके मैथ में भी दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। हम लोग क्या बोले कि हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ों को, कि प्रीवियस में ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते तो क्या होता था, मॉडर्न फॉलो करते तो क्या होता था। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला, ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट। तो ये ओल्ड फॉर्मेट है, ओल्ड फॉर्मेट से अगर हम लोग करते हैं तो आंसर क्या आता है, न्यू फॉर्मेट से हम लोग क्या करते हैं तो आंसर क्या आता है। ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ओल्ड फॉर्मेट। ओल्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, अदर इनकम है, कॉग्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है और इंटरेस्ट है। ये सब कुछ को पर्टिकुलरली हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है और ये कहाँ से आता है, अदर इनकम यहाँ पे क्यों लिया जाता है, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये भी यहाँ पे क्यों आता है और ये होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स ये भी क्या है, SG&A ये क्या है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ हम लोग वन बाय वन अपने रेगुलर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा सम्स करना सीखते हैं कि सम्स यहाँ पे पुट वैल्यू कैसे करते हैं। देखिए ओल्ड फॉर्मेट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आ जाएगा नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स, नेट सेल्स यहाँ पे क्या है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही हो गया हमारा नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पुट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्या है 3 लाख और यहाँ पे क्या है करेंट ईयर इज 5 लाख। तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट चेंज अगर हम लोग जब करते हैं तो ये है C, प्रीवियस ईयर A है, करेंट ईयर B है और एब्सोल्यूट चेंज है C, तो दैट मीन्स B माइनस A। तो 5 लाख माइनस 3 लाख कितना होता है 2 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख इज 2 लाख। और यहाँ पे हम लोग का फोर्थ कॉलम है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं तो हम लोग बचपन से सीखे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है C/A इंटू 100। तो C क्या है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई 3000 दैट इज प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, इसका परसेंटेज बताइए। 66.66। Yes, 66.66%। इट विल बी 7% क्योंकि इसके बाद का डेसिमल क्या है 6 है। तो इफ इट इज मोर देन 5 देन वी ऐड 1। इसके बाद देखिए नेट सेल्स, नेट सेल्स के बाद आता है
माइनस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू से आ रहा है और हम लोग जैसे ही सेल्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो कॉग्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए 2.5 लाख, 2,50,000, और करेंट ईयर देखिए 3,50,000। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा, 3,50,000 माइनस 2,50,000 विल बी योर 1 लाख। अब 1 लाख डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, हाउ मच, 40%। ठीक है, पुट योर कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे नेट सेल्स माइनस कॉक्स करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को देखिए नेट सेल्स के बाद हम लोग को कॉग्स माइनस करना है। जैसे ही हम लोग कॉग्स माइनस करते हैं हम लोग को मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 3 लाख माइनस 250 कितना आ रहा है, 50,000। यहाँ पे देखिए करेंट ईयर में 5 लाख माइनस 3,50,000, हाउ मच, 1,50,000। ओके, एब्सोल्यूट चेंज देखिए यहाँ पे 1,50,000 माइनस 50,000 विल बी योर 1 लाख। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग परसेंटेज चेंज में जाते हैं, डी निकालते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 विल बी योर 200%, राइट? ओके, नाउ वी आर कमिंग अगेन, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम होता है। ठीक है, वो भी हमारा वन टाइप ऑफ इनकम है। तो ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में ये भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग इनकम होता क्या है। देखिए, सब कुछ आज बताना तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग धीरे धीरे इसी सम्स को और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सो वेट फॉर दैट वीडियो। सो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे कितना है, देखिए, इज देयर एनी ऑपरेटिंग इनकम, कहीं पे भी लिखा हुआ है अदर इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको डैश कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग, यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है, क्योंकि इनकम से एक्सपेंस हम लोग माइनस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम, और हम लोग इनकम को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे क्या है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भी क्या क्या आता है, SG&A, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, हमारा बहुत कुछ इंटरेस्ट रिसीव आता है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। देखिए 20,000 एंड 30,000। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो 30,000 माइनस 20,000, हाउ मच, 10,000। नाउ 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, हाउ मच, इंटू 100, 50%। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 50,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो 50,000, यहाँ पे अगर कोई भी सपोज मान लीजिए कोई भी एक्स अमाउंट होता तो 50,000 प्लस एक्स माइनस 20,000 करते। तो हालांकि यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 50,000 से 20,000 माइनस करेंगे। कितना हुआ, 30,000। ओके, 1.5 लाख से हम लोग 30,000 माइनस करेंगे, देन 1,20,000। ओके, 1 लाख से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे, देन 90,000। अब यहाँ पे देखिए, ये परसेंटेज आप लोग माइनस मत कीजिएगा, परसेंटेज वी हैव टू फाइंड आउट। 90,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100, 300%। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग के पास आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग उसके बाद ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये भी हमारा टाइप ऑफ इनकम है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ही मतलब हमारे बिजनेस में जो चल रहा है, हमारे कंपनी जो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए बेस्ड है वो होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हमारे लिए अदर इनकम में आता है। तो यहाँ पे इनकम क्या है, अदर इनकम 20,000 एंड 30,000, राइट?
ओके 20,000 एंड 30,000, तो 30,000 से अगर हम लोग 20,000 माइनस करते हैं तो हाउ मच इट इज? सो इट विल बी योर 10,000. नाउ 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 into 100, हाउ मच? 10,000 divided by 20,000 into 100. 200%. Sorry, 50%. This will be 50%. Okay. Now यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये भी क्या होता है हम लोग सब रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे. EBIT ऑलरेडी आप लोग सब कुछ जानते हो बिकॉज यू आर इन 6 सेमेस्टर्स, बट मेरा काम है आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बताना. आई लेट सपोज स्टूडेंट्स डोंट नो एनीथिंग, वी विल स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम द जीरो. ओके, EBIT. अब EBIT यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर हम लोग ऐड करते हैं सो हाउ मच इट इज? 30,000 प्लस 20,000 विल बी और 50,000. 1,20,000 प्लस 30,000 विल बी 150. 90,000 and 10,000 will be 1 lakh. So now again 1 lakh divided by 50,000 into 100 will be 200%. Okay, now EBIT जब आ जाता है हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं. ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है देखो 17,000 एंड 18,000, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 17,000 एंड 18,000 और 18,000 से 17,000 को माइनस करने पे हम लोग को क्या मिल जाता है? 1,000. अब 1,000 डिवाइडेड बाय 17,000 इंटू 100, हाउ मच? 5.9%. 5. Where is calculator? दो. Okay, so 1,000 divided by 17,000 into 100, that is 5.88%. Okay, so you can write 5.9% also. Okay, EBIT से हम लोग जब इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है? EBT, that is अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, यहां पे देखिए EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 17,000 विल बी और 33,000. 1,50,000 माइनस 18,000 विल बी 1,32,000. 1 lakh माइनस 1,000 विल बी और 99,000. और यहाँ पे इसको माइनस मत कर देना. 99,000 डिवाइडेड बाय 33,000 इंटू 100, हाउ मच? 300%. ओके, नाउ EBT, सो अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसको हम लोग को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है. तो जैसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे मतलब ही टैक्स हम लोग को डिडक्ट करना है. हाउ मच टैक्स परसेंटेज इज? 30%. देखो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है, दैट इज 30%. ठीक है, अगर आपको इसमें 30% निकालना आ गया तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी वैल्यू दिया रहता, जैसे कि यहाँ पे 17,000 इंटरेस्ट दिया हुआ, 18,000 इंटरेस्ट दिया हुआ, यहाँ पे भी टैक्स का अमाउंट दिया रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में. अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग को कैसे निकालना है? 33,000 पे हम लोग 30% को निकालेंगे. तो 33 में 30% कितना हो रहा है? 9,900. ओके, देन 1,32,000 में 30%, हाउ मच? 39,600. 99,000 पे 30%, 29,700. अब ये 29,700 डिवाइडेड बाई 9,700 इंटू 100, हाउ मच? 300%. अगेन इट इज 300%. ओके, जैसे ये EBIT हो जाता है इसके बाद ही हम लोग को क्या मिल जाता है? EAT. और EAT क्या होता है? हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है, NP. ओके, सो द लास्ट स्टेप इज डिडक्टिंग 33,000 माइनस 9,900, हाउ मच? 33,100. 1,32,000 minus 39,600. 99,000 minus 29,700.
69 300 एंड इसको माइनस मत कर देना. 69,300 माइनस 23,100 इंटू 100, हाउ मच? 3,000. 300%. सो यहाँ पे हमारा ओल्ड फॉर्मेट खत्म होता है. सो दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट. एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. सो दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट जहाँ पे हम लोग नेट सेल्स देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, ईबीआईटी, और लास्ट में हम लोग ईएटी निकालना सीखते हैं. और वैसे ही हम लोग न्यू फॉर्मेट सीखेंगे. न्यू फॉर्मेट का मैं फॉर्मेट बता दूंगी क्योंकि न्यू फॉर्मेट में हम लोग को बहुत कुछ जानना है और उसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आते हैं. जैसे इन टर्म्स में आप लोग वाकिफ होंगे, पहले से किए होंगे. उस टर्म्स को समझने के बाद ही आप न्यू फॉर्मेट को सॉल्व कर पाओगे. सो या दैट्स इट ऑफ ओल्ड फॉर्मेट. तो जैसे कि एफआरएफएसए के एक सम्स को हम लोग ने सॉल्व किया और यहाँ पे आई होप आप लोग को और कोई भी डाउट नहीं है. तो ये जो ओल्ड फॉर्मेट है इसी को और भी इन डिटेल्स हम लोग रेगुलर क्लासेस में देखेंगे. सारे एक एक नेट सेल्स कहाँ से आता है, कॉक्स कहाँ से आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी, ईबीटी, ईबीएटी, ईएटी, टैक्स, सब कुछ, नेट प्रॉफिट, सब कुछ एक एक करके हम लोग डिस्क्लोज करेंगे. और न्यू फॉर्मेट के भी पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स को भी हम लोग रेगुलर क्लासेस में डिस्क्लोज करेंगे. और साथ ही साथ हम लोग सम्स बनाना सीखेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ही ऊपर ओल्ड फॉर्मेट के ऊपर और भी सारे जितने तरह के सम्स हो सकते हैं वो करेंगे. एंड देन विल गो जंप टू द न्यू फॉर्मेट और सारे सम्स वहां पे 1 by 1 हम लोग सीखेंगे. सो दैट्स इट फॉर द एफआरएफएसए.